अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटस के बारे में कि क्रिस्टल लेटस क्या होता है और यूनिट सेल के बारे में। इसकी एग्जांपल आपको एक कमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से दूं। एक कमरा बनाने में सबसे छोटा जो ब्लॉक इस्तेमाल होता है उसको हम ब्रिक्स मतलब ईंट बोलते हैं। तो इसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में या कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने के दौरान जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन यूज होता है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लेटस। मतलब क्रिस्टल लेटस का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। NaCl के पॉइंट NaCl की स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी है और इस चैप्टर इस टॉपिक में भी बनी होगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लेटस है उसके अंदर 8 यूनिट सेल होते हैं। वो 8 यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। NaCl जो क्रिस्टल लेटस है वो क्यूबिक शेप के अंदर होता है। आप लोगों को बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम में से किसी एक सिस्टम के अंदर लाई करेंगे। तो जो सोडियम क्लोराइड है ये क्यूबिक क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होता है। मीन इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तमाम साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को स्टडी करने के से पहले ये देखें, अगर ये मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना शुरू करें तो ये बॉल जो है वो स्क्वीज होके उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसकी ये जो शेप के अंदर चेंज आया है इसको हम बोलते हैं डेफर्मेशन। तो डेफर्मेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। और अगर मैं इस जो इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की हुई है अगर हम इसको रिमूव करवा दें देन द बॉल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो अपनी पहली पोजीशन के अंदर क्या होगा? वापस आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक स्प्रिंग की बात करें तो रबड़ की बात करें तो अगर हम उस स्प्रिंग को या रबड़ को इलास्टिक फोर्स लगा के ऐसे खींचते हैं तो उसकी लेंथ जो होगी एक्सटेंशन की वजह से उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। और जब हम उसके ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है जब हम उसको रिमूव करेंगे देन द स्प्रिंग विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आफ्टर द रिमूविंग ऑफ फोर्स मटेरियल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इलास्टिसिटी और एक होती है प्लास्टिसिटी। अगर किसी मटेरियल के ऊपर या किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो जाए और आफ्टर रिमूविंग द फोर्स द मटेरियल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। लेकिन अगर इस तरह हो कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाए और आफ्टर रिमूविंग द फोर्स द मटेरियल या क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी पहली हालत में या नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आती, तो उसकी जो डेट प्रॉपर्टी विल कॉल्ड प्लास्टिसिटी। मतलब परमानेंट चेंज जो होगी वो प्लास्टिसिटी कहलाएगी, टेम्परेरी चेंज जो होगी वो इलास्टिसिटी कहलाएगी। टेम्परेरी चेंज में थोड़ी देर के लिए चेंज आएगा देन जो मटेरियल होगा आफ्टर रिमूविंग द फोर्स अपनी असल कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो ये जो किसी भी मटेरियल के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डिस्टॉर्शन या डेफर्मेशन उसके अंदर जो क्रिएट हो रहा है वो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से होगा। और
ये जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ड्यू टू विच मटेरियल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब ये, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए एक कॉपर और रबड़ के केस में इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, अगर दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई की जाए। चलिए इस टॉपिक को समझने से पहले हम पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होती है? किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाए उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, कोई भी यूनिट एरिया उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर, तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेसेस जो होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो ऐसी स्ट्रेस जिसके अप्लाइड होने से किसी बॉडी की लेंथ के अंदर चेंज आता है, उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। द स्ट्रेस विच चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और ऐसी स्ट्रेस जिससे किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। और ऐसी स्ट्रेस जिससे किसी बॉडी की शेप में चेंज आता है उसको शियर स्ट्रेस कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नेचर थ्री टाइप्स हैं स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। लेंथ के अंदर चेंज टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम के अंदर चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और शेप के अंदर चेंज शियर स्ट्रेस कहलाएगा। अब जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर किस कोई ना कोई चेंज आता है, या लेंथ में चेंज आएगा, या वॉल्यूम में चेंज आएगा, या शेप में चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आता है, द चेंज प्रोड्यूस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो जिस तरह तीन टाइप्स हैं स्ट्रेस की, इसी तरह तीन टाइप होंगी स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता क्या बेसिकली, स्ट्रेन होगा किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है उसके अंदर जितना चेंज आया, अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ उसको डिवाइड करवा दें तो वो हमारे पास स्ट्रेन होगा। मसलन टेंसाइल स्ट्रेन है, लेंथ के अंदर चेंज, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर शेप के अंदर चेंज आ रहा है तो चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, तो उसको बोला जाएगा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में बेसिकली ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्यूब है, अगर इसके ऊपर इस साइड से फोर्स अप्लाई करवाएं तो ये इसका जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज होकर इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अगर ओरिजिनल उसकी जो कंडीशन है वो साइड है, उसकी लेंथ अगर ए है, तो ये चेंज कितना आ रहा है, मेन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या साइड है वो इस पोर्शन से इस पोर्शन तक डिस्प्लेस हो गई है। तो चेंज इन शेप किसके बराबर है, डेल्टा ए के बराबर। और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ए, तो डेल्टा ए ओवर ए हमारे पास आ जाएगी शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन अगर हम इसको ट्राई एंगल देखें तो ट्राई एंगल के ये एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन रही है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और थीटा के साथ जो मुंसलिक है वो बेस है। तो ए बेस है, डेल्टा ए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो वी कैन से डैट शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा जो होगा वो रेडियंस के अंदर उसको मेजर किया जाएगा। तो अब बच्चों देखें, अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हुए अगर हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर और रबड़ में से किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो अगर दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की जाए। अब देखें
इलास उनके ऊपर फोर्स जो अप्लाई की जा रही है वो सेम है। स्ट्रेन किसके अंदर ज़्यादा आएगा, चेंज इन लेंथ किसके अंदर ज़्यादा आएगी, रबड़ की लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा। तो इसका मतलब है रबड़ की स्ट्रेन ज़्यादा होगी जबकि कॉपर की स्ट्रेन कम होगी। तो स्ट्रेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। तो जिसकी स्ट्रेन कम होगी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा, जिसकी स्ट्रेन ज़्यादा होगी उसकी इलास्टिसिटी कम। तो इसका मतलब है कॉपर की जो इलास्टिसिटी है वो रबड़ के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर और रबड़ में से किसकी इलास्टिसिटी या कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है, तो देन आप बताएंगे कि कॉपर इज़ मोर इलास्टिक एज़ कंपेयर टू रबड़। नेक्स्ट टॉपिक है जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट्स से ये रिज़ल्ट फाइंड किया जाता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी स्ट्रेन में इजाफा होता है। ये जो स्ट्रेस होती है ये स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हुक्स लॉ के मुताबिक इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हर मटेरियल की एक लिमिट होती है। उस मटेरियल से अगर आप बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं और मटेरियल उस लिमिट से कम एक्सटेंड होता है तो वो फोर्स की रिमूविंग के बाद अपनी पहली हालत में वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो एक वो जो स्पेसिफिक लिमिट है अगर बॉडी फोर्स की एप्लीकेशन के दौरान उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो आफ्टर द रिमूविंग ऑफ फोर्स जो मटेरियल होता है वो अपनी पहली कंडीशन के अंदर या पहली सिचुएशन के अंदर वापस नहीं आता। वो जो स्पेसिफिक लिमिट होती है जिससे क्रॉस करने के बाद मटेरियल के अंदर जो चेंज आता है वो परमानेंट आ जाता है, उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उतनी स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनल की लामत को ख़त्म करें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट होता है इसी को इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का डेल्टा एल ओवर एल। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेन है, चाहे वो शेयर स्ट्रेन है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा एल ओवर एल चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ मीन चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर में आएगा और लेंथ का यूनिट भी मीटर, सेम यूनिट एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब अगर हम इस कांस्टेंट की बात करें जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, तो अपर साइड के जो यूनिट होंगे वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि पास्कल के इक्वल है, जबकि जो डिनोमिनेटर है उसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब है इस कांस्टेंट का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। बच्चों स्ट्रेस का यूनिट भी यही था, प्रेशर का यूनिट भी यही होता है। प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ जो होते हैं इनके यूनिट सेम होते हैं और सबका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो डिफरेंट स्ट्रेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से उसकी लेंथ के अंदर चेंज आता है तो देन जो मॉडुलस होगा उसको यंग मॉडुलस बोला जाता है। यंग मॉडुलस विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर डेल्टा एल ओवर एल। तो स्ट्रेस, अपर साइड स्ट्रेस है, लोअर साइड टेंसाइल स्ट्रेन। सो वी कैन से डैट स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन रेशो जो है वो यंग मॉडुलस होगी। सिमिलरली स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेशो विल कॉल्ड बल्क मॉडुलस। स्ट्रेस टू shear strain ratio is called shear modulus। तो मॉडुलस जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट है। तो थ्री डिफरेंट टाइप्स के मॉडुलस होंगे। वो जब सिर्फ लेंथ के अंदर चेंज आ रहा होगा तो यंग मॉडुलस,
वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा होगा तो बल्क मॉडुलस, शेप के अंदर चेंज आ रहा होगा तो शेयर मॉडुलस। डिफरेंट मॉडुलस जो है मतलब ये डिफरेंट मटेरियल जो है सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर, जैसा कि क्यूबिक, ऑर्थोहोम्बिक, इस चैप्टर के अंदर ही, इस टॉपिक के साथ ही वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम भी बने हुए हैं, उन उसको देखिएगा। तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेवन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब एटम्स आपस में किस तरह अरेंज होते हैं, उस बुनियाद पे सेवन सिस्टम बने हुए हैं जिनको सेवन क्रिस्टल सिस्टम का नाम दिया जाता है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो उन सेवन क्रिस्टलाइन सिस्टम में से किसी एक में लाई करेंगे। बच्चों ये हमारा टॉपिक है आज का, इसको स्टडी करें, बुक से रीड कीजिएगा, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।